वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम जो है ए लेटर टू गॉड का थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का जो क्वेश्चंस हैं, जो सेक्शन है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। ये जो नीचे सेंटेंस दे रखा गया है स्टोरी से, हमें इसको कह रहा है कि आप रीड करिए, इसको देखिए। सडनली ए हेल स्टॉर्म विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक क्या होता है? सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक जो है एक आंधी जो है चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और जो बड़े बड़े ओले होते हैं, बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन। हेल स्टोन जो ओले होते हैं, ये कोहरे के छोटे छोटे गोले की तरह होते हैं, बाल की तरह होते हैं, और ये बारिश की तरह गिरते हैं। A storm in which hailstones fall is hailstorm। एक तूफान जिसके अंदर hailstones गिरते हैं, ओले गिरते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? hailstorm। You know that a storm is bad। तुम जानते हो कि एक जो तूफान होता है ये बुरा होता है, एक बैड वेदर होता है with strong winds, जिसके अंदर जो है बहुत तेज आंधी चलती है, हवाएं चलती है। रेन बारिश होती है। थंडर होता है गरजना। एंड लाइटनिंग। थंडर लाइटनिंग कैसे होते हैं? जब एक्चुअल में बादल जो होते हैं, एंड बादल आपस में जब चार जिनके बीच में डेवलप होती है, जब कोलाइड होते हैं, तो तब वहाँ से लाइट भी निकलती है और आवाज़ भी निकलती है। ठीक है, दैट इज थंडर एंड लाइटनिंग। बैड वेदर के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड होते हैं। आंधी होती है, बारिश होती है, गरजना होता है, लाइटिंग, ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अब हमें क्या कह रहा है? देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों पे मुख्तलिफ नाम होते हैं तूफ़ानों के लिए, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। ये डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का तूफ़ान है। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो। क्या जो नीचे दिए गए बॉक्स के अंदर नाम्स हैं, आप उनको उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ मिला सकते हो, जो नीचे दे रखी हैं, फिर उनके बाद जो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऊपर जो वर्ड्स दे रखे हैं, जिस तरह से साइक्लोन है, नीचे साइक्लोन की कहीं पे डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी, क्या हम उसके साथ मिला पाएंगे? ये हमसे पूछ रहा है। एंड फिल द ब्लैंक्स, और इस तरह से हम जो है इन वर्ड्स से हम नीचे जो है ब्लैंक्स को फिल कर पाएंगे। यू मे यूज ए डिक्शनरी टू हेल्प यू। आप जो है इसके लिए डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो। क्या क्या हमें दे रखा है? जहाँ पे दे रखा है, एक तो दे रखा है इसने गेल, फिर दे रखा है विरलविंड, फिर दे रखा है साइक्लोन, फिर दे रखा है हुरिकेन, फिर देख रहा है टोर्नेडो, फिर दे रखा है टाइफून। गेल का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग विंड। ठीक है, फिर है विरल विंड, ये भी होती है इस तरह से स्ट्रांग किस्म की विंड। देन साइक्लोन्स आपके होते हैं, ये भी इस तरह से विंड की सर्कुलेशंस होती है। ठीक है, जिसके अंदर बारिश, पानी भी होता है, मॉइस्चर्स वगैरह भी होते हैं। देन हुरिकेन होते हैं। ठीक है, ये भी इसी टाइप का तूफान होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक तूफान है। टोर्नेडो भी वही है, टाइफून भी वही है। फर्क ये होता है कि अलग एरियाज में, ठीक है ना, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जिस तरह हमारी कंट्री में जब ये किस्म का तूफान आता है तो हम साइक्लोन करके कहते। अमेरिका में जब यही आता है साइक्लोन जैसा तो हुरिकेन करके कहते। फिर टोर्नेडो भी होता है, टाइफून भी होता है। ठीक है, चलिए नीचे इसकी एग्जांपल्स दे रखी है तो इससे हमें पता चलेगा। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रांग विंड्स मूव इन ए सर्कल। तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, सी करके इसने देखो, हमें जो है यहाँ पे स्कोप इसने रखा है, फिर यहाँ पे सी है, तो हमें इसको देख के ही पता चलेगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे कहाँ है? सी। इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इधर है, थर्ड नंबर पे सी है, तो साइक्लोन आएगा पहले में। CYCLONE, साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल एरिया में वायलेंट किस्म का तूफान आता है स्ट्रांग विंड्स का, जहाँ पे स्ट्रांग विंड जो है सर्कल में मूव कर रही होती है, हम उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन। ट्रॉपिकल जब एरिया की बात होती है, इस तरह से हमारी अर्थ है। अर्थ के बीच में आप देखेंगे जो सेंटर वाला एरिया होता है, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया करके कंसीडर करते हैं। इधर ऊपर जो होता है हमारा पोलर रीजन्स होते हैं। ठीक है, ये पोलर रीजन्स होते हैं, जैसे नॉर्थ है, ये साउथ पोलर है। बीच में जो है ये इसको हम इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन करके कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ ऊपर इसको होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होते हैं 23.5 डिग्री पे हमारे होते हैं। ठीक है ना। देन जो बीच में इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री पे होता है। जब आप आगे स्टडी करेंगे दीज आर नॉट समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। यहाँ पे जस्ट जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो तूफ़ान आता है
ठीक है, आंधी आती है और गोल गोल घूम रही होती है ऐसे आंधी, ठीक है, इस तरह, और इसमें साथ में बारिशें भी होती है बहुत ज़्यादा, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। देन है एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड, जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग किस्म की विंड होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं गेल, GALE, ठीक है। देन उसके बाद है ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रांग विंड्स, एक वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसके अंदर जो है बहुत स्ट्रांग विंड्स होती हैं, हम उसको क्या कहेंगे, टाइफून, TIVPHOON, टाइफून, ठीक है। देन ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल, एक वायलेंट स्टॉर्म जिसका सेंटर जो होता है क्लाउडी होता है, टनल की शेप का होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं टोर्नेडो, ठीक है, ऐसा टाइप का ये दिखने में होता है। देन है वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रांग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में बहुत ही स्ट्रांग विंड्स वाला, जो स्ट्रांग आंधियों वाला जो तूफान आता है, इसको क्या करके रेफर करते हैं, हुरिकेन। देन है वेरी स्ट्रांग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पैनिंग मूवमेंट एंड काजेज ए लॉट ऑफ डैमेज, एक स्पैनिंग मूवमेंट में जो मूव करता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो हम इसको क्या कह के रेफर करते हैं, विरल ठीक है, WHIRLWIND, विरल विंड। ओके, तो ऊपर जितने भी वर्ड्स थे सभी के सभी हमने डैशेस में भर दी। आते हैं इसी के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज जो है, इसी का सेकंड पार्ट है। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। देखिए कि किस तरह से होप वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया गया है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। पहला क्या है, आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली, मुझे लगता है कि ये जो तूफान है, ओले जो बरस रहे हैं, ये बहुत जल्दी जो है चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जी। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, यहाँ पे सिर्फ अब एक ही उम्मीद बची हुई है, वो है गॉड की हेल्प, गॉड की मदद। ये दो सेंटेंसेस बुक से लिए गए हैं, जहाँ पे हमें दिखा रहा है आथर के होप वर्ड दो बार यूज़ किया गया है। एक बार जब लिंचो सोचता है कि ये जो स्टॉर्म है ये चला जाएगा, और दूसरी बार जब सब तबाह हो जाता है तो वो कहता है अब गॉड ही आखिरी उम्मीद बची हुई है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल में होप इज ए वर्ब विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। पहली एग्जाम्पल में होप जो है वर्ब की तरह यूज किया गया है, जहाँ पे आप जो है इस चीज़ की चाह करते हो कि कुछ हो। इन द सेकेंड सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है आपका, इट इज़ ए नाउन मीनिंग, जहाँ पे होप जो है एज नाउन यूज किया गया है। ए चांस फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ की उम्मीद कि वो होगी। जहाँ पे हमें क्या बता रहा है, मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ होप इन कॉलम बी। हमें जो कॉलम ए के अंदर सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको मैच करवाना है होप की मीनिंग से जो कॉलम बी में है। तो जहाँ पे पहला कॉलम है, जहाँ पे दूसरा कॉलम है। पहले कॉलम में क्या है, विल यू गेट दी सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट मिल पाएंगे जो तुम कॉलेज के अंदर स्टडी करना चाहते हो। आई होप सो, मुझे उम्मीद है, ठीक है, मुझे उम्मीद है। हमें बताना है कि जहाँ पे जो वर्ड इसने होप यूज किया है इसके क्या मतलब है। जहाँ पे पहला ए फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, कि एक ऐसी फीलिंग, ठीक है, कि कुछ अच्छा होगा। दूसरा क्या है, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, ये चीज़ सोचना कि ये चीज़ होगी। इट मे आर मे नॉट हैव हैपेंड, ये होगी या ना होगी, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो फील नहीं कर रहा, तो ये पहले के साथ होना चाहिए, वन के साथ होना चाहिए, बी, ठीक है। देन दूसरा, आई होप यू डिडंट माइंड माई सेइंग दिस, मुझे उम्मीद है कि तुम जो है मेरे इस कहने को जो है माइंड नहीं करोगे। बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं जिस तरह से तुम आर्ग्यू कर रहे हो। इसके साथ जो है इस होप की हमें मीनिंग देखनी है। आई होप यू डोंट माइंड, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंसर्न जता रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा इसके साथ मिलना चाहिए, ये वाला, शोविंग कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, ए वे ऑफ बीइंग पोलाइट। कंसर्न जताना कि जो तुम कहोगे उससे कोई दूसरा ऑफेंड ना हो या डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, एक तरीका है पोलाइट होने का, तो इसे इसके साथ मैच करना चाहिए। दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स, ये वाली जो ईजाद है ये एक नई उम्मीद देगी उन पेशेंट्स को जो HIV और एड्स वगैरह से सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सोच रहा है, तो इसके लिए अगर सोच रहा है तो पहला मैच करना चाहिए, ए फीलिंग, ठीक है, महसूस कर रहा है, ए फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, एक उम्मीद के कुछ बेहतर शायद होगा। देन हमारा है वी आर होपिंग अगेंस्ट होप, हम जो है उम्मीद के बरक्स उम्मीद कर रहे हैं। दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक्स, के जजेस जो हैं हमारी मिस्टेक्स को नोटिस नहीं करेंगे,
तो इसके साथ क्या है, ये विश कर रहे हैं तो आना चाहिए इसका ये विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली। इस चीज़ की उम्मीद करना कि कुछ जो है हो, लेकिन ये जो है होना मुश्किल है। आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। मैंने उसको पहले कॉल की इन द होप ऑफ इस उम्मीद से कि मेरी उससे बात हो पाएगी स्कूल जाने से पहले। तो इसके साथ कौन सा मैच करना चाहिए, वांटिंग समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ की चाह करना कि वो हो, एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, और ये सोचना कि ये होगी ज़रूर। जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप, उस वक़्त जब हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था, द फिशरमैन केम बैक, फिशरमैन जो है मछुआरा वापस आता है, 7 days आफ्टर द साइक्लोन, तूफान के साइक्लोन के 7 दिन बाद। तो कौन सा बचा है, ये वाला, स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। इस चीज़ पे जो है यकीन करना छोड़ दिया था लोगों ने कि कोई अच्छी चीज़ अब होगी, लेकिन हो जाती है। ठीक है, देन हम आ गए हैं थर्ड सेक्शन पे आपके, ये है रिलेटिव क्लॉजेस। लुक एट दीज सेंटेंसेस, कह रहा है हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस है, इनको देखिए। ऑल मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह जो है उस सुबह लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को जानता था, लुक्ड एट द स्काई, आसमान की तरफ देखता है। देन दूसरा सेंटेंस है द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो सुपर बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ खुदा चाहता है। यहाँ पे हमें बता रहा है, कुछ इसने इटैलिसाइज किए हैं ये वाले वर्ड्स, एंड क्या बता रहा है हमें नीचे, द इटैलिसाइज्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लेंचो एंड द विमेन। देखिए जहाँ पे ऑल मॉर्निंग लेंचो, इतना पढ़ने से हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये जो है हु न्यू हिज फील्ड्स, जो इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, ये आगे जो इटैलिसाइज किया है, ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला क्लास हमें इसके बारे में, लेंचो के बारे में बताता है। इसी तरह से ये विमेन है, आगे कामा कर दिया है। ये जो नीचे इस तरह से, ये जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला क्लास जो है विमेन के बारे में बताता है हमें कि विमेन क्या कर रही थी, विमेन सुपर बना रही थी। ठीक है ना, ऊपर है ऑल मॉर्निंग लेंचो के, ऑल मॉर्निंग जो लेंचो है वो क्या कर रहा था, वो अपने खेतों को जानता था अच्छे से। वही चीज़ बता रहा है कि ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स है, ये लेंचो और विमेन्स के बारे में हमें बताते थे। वी कॉल देम रिलेटिव क्लासेस, हम इनको रिलेटिव क्लासेस कहते हैं। नोटिस दैट दे बिगिन विद ए रिलेटिव प्रोनाउन, ये चीज़ नोटिस करो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, जिस तरह से हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन्स आर होम, हुज एंड विच। दूसरे रिलेटिव कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जिस तरह से होम, हुज है या विच है। ठीक है, द रिलेटिव क्लासेस इन ए एंड बी अबो आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग। ऊपर वाले जो रिलेटिव क्लासेस है ए एंड बी में, इनको नॉन डिफाइनिंग कहा जाता है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है जानते हैं उस पर्सन की आइडेंटिटी जो ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेंचो इज ए पर्टिकुलर पर्सन, लेंचो एक खास आदमी है, एंड देयर इज ए पर्टिकुलर वुमेन ही स्पीक्स टू, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई खास औरत है, दैट इज उसकी बीवी है जिससे वो बात करता है। वी डोंट नीड द इन्फॉर्मेशन इन द रिलेटिव क्लास टू पिक दीज पीपल, हमें जो है रिलेटिव क्लास के अंदर जो है इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, जो इनके बारे में बात करें आउट फ्रॉम ए लार्जर सेट, एक बड़े लार्जर सेट से हमें इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास यूजली हैज़ ए कामा, एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास जो होता है जनरली उसके आगे जो है कामा होता है इन फ्रंट ऑफ इट, एंड ए कामा आफ्टर इट, और इसके बाद एक कामा होता है। सम राइटर्स यूज ए डैश, कुछ राइटर्स कामा की जगह पे डैश लगाते हैं। इंस्टेड एज इन द स्टोरी, जैसा कि स्टोरी के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इफ द रिलेटिव क्लास कम्स एट द एंड, अगर रिलेटिव क्लास एंड पे आता है, सेंटेंस के एंड पे आता है, वी जस्ट पुट ए फुल स्टॉप, हम तब फुल स्टॉप लगाते हैं। देख क्या बताया इसने हमें, सिंपली इसने हमें रिलेटिव क्लासेस का बताया। रिलेटिव क्लासेस जो होते हैं हमारे पास, ऐसे क्लास होते हैं जो हमें सेंटेंस के अंदर हो तो दूसरी चीज़ जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जनरली जो रिलेटिव क्लासेस होते हैं ये शुरू होते हैं कुछ वर्ड से, हु है, जिस तरह से हुम है, हुज है, ठीक है, विच है, इनको रिलेटिव क्लासेस हम कहते हैं। फिर इस तरह से इसके अलावा और भी होते हैं, जिस तरह से वेयर है एंड वेरियस अदर्स होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा पॉपुलर्स हैं तो इनके बारे में हम बात करते हैं जब चूँकि आपका जो फाइनल पेपर सेट होता है उसके अंदर भी इस पे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिव क्लासेस पे, तो हम सेपरेटली इसको डिस्कस करते हैं वीडियोस में। एंड प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन हैं हमने ऑलरेडी वो भी सॉल्व कर रखे हैं। बट जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं
एंड जहाँ पे इसने फिर हमें फर्दर एक चीज़ बताई कि हम जो होता है जिस चीज़ के लिए हम रिलेटिव क्लास यूज़ कर रहे हैं उसके आगे हमारा कामा लगा होता है या कभी कभी डैश भी लगी होती है। अगर सेंटेंस के एंड पे हम रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब हम कामे के बदले फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें हमने इसने इधर जहाँ पे बताई हमें नीचे क्या बता रहा है, ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, होम, हुज, विच एज सजेस्टेड। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है इनको ज्वाइन करिए हु, होम, हुज, विच इन रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, आगे इसने ब्रैकेट में हमें हर सेंटेंस के आगे दे रखा है। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर जो है मुंबई जाता हूँ। मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। तो इसके अंदर हमें किसका इस्तेमाल करना है, विच का इस्तेमाल करना है। देखिए जब हम रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहाँ पे करेंगे, हम रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे पहला जो हमारा क्लास है आई गो टू मुंबई, मैं आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। एंड इसने जो दूसरी बार मुंबई का यूज़ किया है ना, हम इसको काट देंगे, हटा देंगे। हम इधर क्या इसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे विच का। ठीक है, जब हम विच का यूज़ करेंगे एंड जहाँ पे हम क्या कर देंगे, कामा कर देंगे। आई ऑफन गो टू मुंबई, एंड मुंबई के बारे में ही अब बात कर रहे हैं इसलिए हमने आगे कामा कर दिया, या हम ऐसे डैश भी कर सकते थे। विच इज़ दी कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। मगर इसको दूसरी बार फिर हम मुंबई नहीं लिखेंगे, इसके बदले हमने विच लिखा। विच का मतलब होता है जो। माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, मेरी माँ जो है वो टीवी पे जो है एक शो होस्ट करने जा रही है कुकिंग के बारे में। शी कुक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। एंड हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसका हमें इस्तेमाल करना है। माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, एंड उसके बाद शी इसने रिपीटेडली यूज़ किया है तो इसको काट देंगे और इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम क्लास कौन सा ऐड करेंगे, हु का क्लास ऐड करेंगे। मगर देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जब हम रिलेटिव क्लास का यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे आपका नाउन हो, जहाँ पे नाम हो, जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं इमीडिएटली हम उसके बाद अपना रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं। रिलेटिव क्लास हमारा इमीडिएटली उसके बाद शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? ऊपर हम जैसे मुंबई के बारे में बात कर रहे थे, आई ऑफन गो टू मुंबई, एंड आगे मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे आई कमर्शियल कैपिटल, मैं कमर्शियल कैपिटल हूँ इंडिया का नहीं, बल्कि कह रहा है मुंबई कमर्शियल कैपिटल है। तो मुंबई के इमीडिएटली मुंबई के बाद हमने विच का इस्तेमाल कर दिया। द ट्रिक इज दैट कि जहाँ जिस चीज़ के लिए हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने वाले हैं हमें इमीडिएटली उसी के बाद ऐड करना होता है। अगर हम उसके बाद ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो पूरा क्लास है वो गलत हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, मेरी माँ जो है टीवी पे एक कुकिंग शो होस्ट करने जा रही है। शी कुक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा बनाती है। कौन? टीवी अच्छा बनाती है? नहीं। कुकिंग अच्छा बनाती है? नहीं। इसकी माँ अच्छा बनाती है। और इसकी माँ कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जहाँ पे इसकी माँ का नाम आएगा उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे। तो इसका मतलब कि हमें जहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, माई मदर, ठीक है, मैंने लिखा माई मदर, एंड जहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे माई मदर, हु, फिर उसके बाद क्या लिखना होगा, हु इज गोइंग टू होस्ट, नहीं, हु कुक्स वेरी वेल, हु कुक्स वेरी वेल, वेरी वेल, फिर लिखेंगे कामा इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो। ठीक है, किस तरह से हमने सेंटेंस लिखा, माई मदर कामा किया, हु कुक्स वेरी वेल, जो बहुत अच्छा बना लेती है, इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो, वो एक टीवी शो होस्ट करने जा रही है। यही दो इसके अंदर मेथड्स होते हैं, एक जब हम रिलेटिव प्रोनाउन डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा जब हम पहले क्लास को बीच में ब्रेक करके जो है रिलेटिव प्रोनाउन और इस वाले का सेंटेंस बीच में डालते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है यही चीज़ जो है आपको एग्जाम में आती है, स्पेशली दिस सेकंड वन। ठीक है, एंड सिंपल इसका तरीका क्या है कि जिस चीज़ के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें इमीडिएटली उसके बाद ही यूज़ करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, दीज स्पोर्ट्समैन आर गोइंग टू मीट द प्रेजिडेंट्स, ये वाले जो स्पोर्ट्समैन है ये प्रेजिडेंट से मिलने जा रहे हैं। देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। हुज हमें इस्तेमाल करना है। कौन से स्पोर्ट्समैन मिलने जा रहे हैं? ये वाले स्पोर्ट्समैन मिलने जा रहे हैं प्रेजिडेंट को। देयर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्सीलेंट है। किसकी परफॉर्मेंस? प्रेजिडेंट की? नहीं। यहाँ पे अगर हम क्लास लगा देंगे तो हमें लगेगा कि प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, लेकिन नहीं, हमें किसका दिखाना? हमें दिखाना है कि स्पोर्ट्समैन जो हैं इनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। अगर स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है तो फिर इमीडिएटली स्पोर्ट्समैन के बाद हम क्लास का यूज़ करेंगे। दीज स्पोर्ट्समैन, दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं
एंड जहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये वाला हम उठाकर उधर डालने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले ये लिखते हैं कामा, यहाँ पे मैंने किया कामा, इधर लिखा हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट, फिर कामा किया आगे से फिर से, और ये सेंटेंस फिर हमने वापस ऐड कर दिया, आर गोइंग टू मीट प्रेसिडेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो है पहले सेंटेंस में हमने बिल्कुल एंड में लगाया था क्लास, एंड अब जो है हम बीच में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं ये मैंने बता दिया आपको। लेंचो प्रेड टू गॉड, लेंचो जो है गॉड को प्रे करता है। हिज आईज सी इनटू अवर माइंड्स, उसकी जो आंखें हैं वो हमारे दिमाग में देख पाती है। किसकी, लेंचो की आंखें नहीं, लिंचो कह रहा है कि जो गॉड है उसकी आंखें हमारे दिमाग में देख पाती है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी देख पाती है। तो इसका मतलब कि जहाँ पे जो सेंटेंस है अगला, ये बात कर रहा है गॉड के बारे में। अगर गॉड के बारे में बात कर रहा है तो हुज इमीडिएटली हम गॉड के बाद लगाएंगे, एंड जहाँ पे हिज का इसको काट देंगे, एंड जहाँ पे इसको करेंगे कामा, एंड इसको लिख देंगे जहाँ पे हुज आईज सी इनटू अवर माइंड्स। लिंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू अवर माइंड्स। लिंचो गॉड को प्रे करता है, दुआ करता है, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो हमारे दिमागों को देख पाती। द नेक्स्ट इज द मैन चीटेड मी, आदमी ने जो है मुझे धोखा दिया। आई ट्रस्टेड हिम, मुझे उस पे यकीन था। दिस मैन चीटेड मी, इस आदमी ने मुझे धोखा दिया। आई ट्रस्टेड हिम, मुझे उस पे यकीन था। तो जहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, उस आदमी के लिए बात हो रही है, तो हम हुम जो है मेन के बाद ही फिर देन यूज करेंगे। दिस मैन हुम आई ट्रस्टेड, जिस पे मुझे यकीन था। चीटेड मी, फिर चीटेड मी, ठीक है। दिस मैन कामा किया, होम आई ट्रस्टेड, फिर से कामा किया, चीटेड मी, मुझे उसने धोखा दिया, ठीक है। इस तरह से हमने किया। एंड हेम जिस तरह से हमने नहीं लिखा, ठीक है। आई को जहाँ से काट दिया, एंड यहाँ पे हमने होम डाला, एंड देन हम जो है सेंटेंस का भी ध्यान रखते हैं। आगे क्या है, समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउन इन ए रिलेटिव क्लास रिमेन्स हिडन, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है रिलेटिव क्लास के अंदर वो छुपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, पहले स्टोरी के पहले सेंटेंस पे देखिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो इस पूरी वैली के अंदर वाहिद था। सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल, ये जो है एक ऊंचे टेले पे बैठा हुआ है। वी कैन री राइट दिस सेंटेंस एज, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। द हाउस विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो वाहिद था इस पूरी वैली के अंदर। सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल के क्रस्ट पे बैठा हुआ है। देन इन पहले जो ऊपर वाला है इसी वाला, इसके अंदर क्या है, द रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड द वर्ब वाज वेयर नॉट प्रेजेंट। वर्ब वाज और विच जो है ऊपर वाले सेंटेंस में, जहाँ पे देखो विच जो है जहाँ पे इसने लगाया इसी सेंटेंस में, लेकिन ऊपर नहीं लगा हुआ था, ठीक है। विच वाज जो है जहाँ पे नहीं था, ऊपर वाले ए सेंटेंस में जहाँ पे विच वाज नहीं है, लेकिन जहाँ पे है, मतलब कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो छुपा भी होगा ना भी होगा तब भी काम चल जाता है। जिस तरह से विच वाज ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं था, तभी भी हमें समझ आ रहा था कि ये क्या बात हो रही है। यूजिंग निगेटिव्स फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। वी नो दैट सेंटेंसेस विद वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द एब्सेंस ऑफ समथिंग। जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर नो का करेंगे या नॉट का करेंगे या नथिंग का करेंगे, तो इसका मतलब है किसी चीज का ना होना। आर कंट्राडिक्ट समथिंग, या किसी चीज के अगेंस्ट जे होती है। जे एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझा आ रहा है नीचे, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी जो है कॉर्न नहीं होने वाला, ठीक है। फसल जो है मक्की वगैरह की नहीं होने वाली। तो यहाँ पे जो कॉर्न है, कॉर्न एब्सेंट होगा, ठीक है। नो का वर्ड यूज किया तो वो नो इंडिकेट करता है कि जो कॉर्न फसल है ये वाली क्रॉप अब इस साल नहीं होगी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले गिर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे नथिंग जो है, ये नथिंग ये इंडिकेट करता है कि क्रॉप जो है वो फील्ड से खत्म हो चुकी है, एब्सेंट है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश के कतरे आसमान से नहीं बरस रहे। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, जिस तरह पैसे के सिक्के हैं वो बरस रहे हैं। कंट्राडिक्ट्स द कॉमन आइडिया ऑफ व्हाट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर। यहाँ पे ये जो वर्ड है आर नॉट, ठीक है, ये यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है एक हमारी जनरल सा जो कॉमन आइडिया होता है कि रेन ड्रॉप बारिश पानी के कतरे होते हैं। और जहाँ पे इनको ये कह रहा है कि ये कॉइन है। तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं निगेटिव्स। निगेटिव्स क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं चीज़ों को
और ये शो करते हैं कि किसी चीज का ना होना या किसी चीज को कंट्राडिक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट बात करते हैं। बट समटाइम्स नेगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड जस्ट टू एम्फसाइज एन आइडिया। लेकिन कभी कभी जो है सम नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ एक आइडिया पे जोर देने के लिए। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है स्टोरी से, आप उनको देखिए। लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, देखिए यहाँ पे इसने निगेटिव यूज किया है नथिंग एल्स का, ठीक है। यहाँ पे ये किस चीज पे जोर दे रहा है कि लेंचो ने और कुछ भी नहीं किया मगर वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देखता रहा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ही हैड डन ओनली दिस, के मतलब कि सिर्फ वो आसमान को देखता रहा, ठीक है, और उसने कोई काम नहीं किया। इस सेंटेंस को अगर हम निगेटिव का जहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते तो वैसे भी बोल सकते थे कि ही हैड ओनली या ही वॉज ओनली सीइंग टुवर्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से भी हम बोल सकते थे कि वो सिर्फ जो है आसमान में बादलों को देख रहा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिर्फ बादलों को देख रहा था, आसमान को देख रहा था। लेकिन इसी चीज को जब हम जोर दे के कहते हैं, ठीक है, मोर ऑथेंटिसिटी के साथ जब मोर एम्फसाइज करते हैं, तो लेंचो वहां पे और कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ आसमान देख रहा था। तो ये चीज जो है ज्यादा मजबूत हो जाती है एज कंपेयर टू हम अगर सिंपली बोलते कि वो सिर्फ आसमान देख रहा था। तो इसलिए यहाँ पे जो इसने निगेटिव का इस्तेमाल किया है ये एम्फसाइज कर रहा है उस वक्त लेंचो के एक्शन को। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। आदमी किसी और काम के लिए बाहर नहीं गया, सिर्फ किसके लिए? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सिर्फ इसलिए बाहर गया कि उसको मजा आए, जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं उसकी बॉडी पे गिरेंगे, उसको एंजॉय करने के लिए वो बाहर गया, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, ये यहाँ पे निगेटिव है कि आदमी बाहर किसी और काम के लिए नहीं गया, ठीक है। जब ये कहता है किसी और काम के लिए नहीं गया, सिर्फ बारिश में भीगने के लिए गया, तो यहाँ पे ये जो निगेटिव इसने जहाँ पे इस्तेमाल किया, अगेन ये हमारी इस बात पे जोर डालता है। ही हैड ओनली दिस रीजन, जहाँ पे सिर्फ जो है यहाँ में कह रहा है कि इसका हम जो है एम्फसाइज कर रहा है कि सिर्फ वो भीगने बाहर गया था। बात सेम है, अगर हम नेगेटिव का इस्तेमाल करें तब भी मतलब वही निकलेगा, नेगेटिव का इस्तेमाल ना करें तब भी मतलब वही निकलेगा। मगर जब हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा जोर देता है, ठीक है, बात को कहने में। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने ज़रा भी हैरानगी नहीं दिखाई ऑन सीइंग द मनी। पैसे देखने पर उसने ज़रा भी हैरानगी नहीं दिखाई। ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल, जहाँ पे वो उसने कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाई। तो ये अगेन नेगेटिव जो है एम्फसाइज कर रहा है हमारी बात को। नाउ लुक बैक एट द एग्जाम्पल सी। अब हमें कहता है एग्जाम्पल सी पे वापस जाइए और देखिए एग्जाम्पल सी कहाँ पे ये है। नोटिस दैट द कंट्राडिक्शन इन फैक्ट सर्व्स टू एम्फसाइज द वैल्यू और यूजफुलनेस ऑफ द रेन टू द फार्मर। जहाँ पे ऊपर जो कंट्राडिक्शन इसने यूज किया है, ये जो कंट्राडिक्शन यूज किया है कि पहले जो रेन ड्रॉप हैं वो आसमान से जो गिर रहे हैं वो सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं थे, वो तो कॉइन के सिक्के हैं। ये जो कंट्राडिक्शन इसने इस्तेमाल किया है, इस चीज़ को कहते हैं हम कॉमनली जानते हैं कि रेन ड्रॉप पानी के होते हैं, जहाँ पे ये कहता है कि सिक्के हैं। ये कंट्राडिक्शन है अपने आप में, ठीक है ना, जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है उससे अलग है। एंड ये कंट्राडिक्शन जहाँ पे लेंचो के लिए जो है इंपॉर्टेंस दिखाती है कि इसके लिए रेन वाटर जो पानी है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या कहता है, फाइंड द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स। हमें जो है स्टोरी के अंदर सेंटेंसेस देखने हैं जिनके अंदर नेगेटिव वर्ड्स होंगे, विच एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेथेटिकली, ठीक है ना। जो नीचे दिए गए आइडियाज है इनको जो है जोर दे के जो है फोकस करके ज़्यादा जोर के साथ एम्फेसिस के साथ जो है हमें बताता है। पहला क्या है, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। पेड़ जो हैं उनके सभी पत्ते जो हैं गिर चुके हैं, सभी पत्ते जो हैं पेड़ों के गिर चुके हैं, दरख्तों ने सारे पत्ते खो दिए हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम जो है एम्फेथेटिकली करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, तो इसके लिए हम निगेटिव का यूज़ करेंगे। निगेटिव हम कैसे यूज़ करते हैं, नो, नथिंग, नॉट करके वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। रिमेंड के स्पेलिंग लिखे REMAINED, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं रहा, जो ऊपर बात कही है, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। दरख्तों ने अपने सारे पत्ते खो दिए। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं रखा ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं रहा। तो ये जो है ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है कि पत्ते जो है पेड़ों के गिर चुके हैं।
बातें दोनों सेम हैं, बट जहाँ पे जब निगेटिव हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है एम्फसाइज करने के लिए, हम जहाँ पे अपनी बात में जोर डालने के लिए हमने किया है। द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ। लेटर जो है गॉड को एड्रेस की गई थी, ठीक है। तो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ठीक है। क्या ऊपर लिखा कि लेटर जो है वो खुदा को एड्रेस कर दी थी इसने। इट वॉज नथिंग लेस देन, जे मतलब इस चीज से कम नहीं था, देन लेटर टू गॉड, एक गॉड को लेटर लिखने से कम कुछ भी नहीं था, ठीक है। दोनों बातें नेगेटिव के साथ हमने नीचे लिखा। द पोस्टमैन सा दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। पोस्टमैन ने पहली बार ये एड्रेस देखा था अपने पूरे कैरियर में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेवर, जहाँ पे नेगेटिव हमने नेवर का यूज किया, ठीक है। इन हिज कैरियर, CAREER, कैरियर, एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस। देन आगे आते हैं, मेटाफर्स की बात करते हैं। खुद ही हमें समझाता है मेटाफर्स क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। आपका फिफ्थ है ये, द वर्ड मेटाफर कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफर। मेटाफर जो है वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है ट्रांसफर। मेटाफर का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर, ठीक है। ग्रीक वर्ड, मेटाफर का मतलब ट्रांसफर नहीं है। मेटाफोर किससे निकला है, जिस ग्रीक वर्ड से निकला है, सॉरी, मेटाफर एक ग्रीक वर्ड से निकला है एंड उस ग्रीक वर्ड का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर। ये बात इसने की है। मेटाफोर्स कंपेयर्स टू थिंग्स। मेटाफोर्स जो है दो चीजों को कंपेयर करता है, और आइडियाज या दो आइडियाज को कंपेयर करता है। ए क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर थिंग। एक क्वालिटी या फीचर एक चीज की जो है दूसरे में ट्रांसफर कर देता है। सम कॉमन मेटाफोर्स आर, कुछ कॉमन मेटाफोर्स है, ठीक है। जैसे नीचे इसने बताया है द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। द लेग ऑफ द टेबल जो है, इसमें यहाँ पे देखिए कौन सी क्वालिटी इसने किस में डाली है। लेग जो होता है ये क्या होता है, लेग होता है ह्यूमन की बॉडी के लिए, जनरली हम यूज करते हैं ह्यूमन की बॉडी के लिए। एंड टेबल जो है, टेबल फर्नीचर है, बेजान चीज होती है। टेबल एक फर्नीचर बेजान चीज का। अब कहता है टेबल की टांग, यहाँ पे आप देखें तो लेग जो है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। सो द ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज ए लेग। सो इसलिए जो ऑब्जेक्ट जो है टेबल को सपोर्ट कर रहा है हम उसको लेग कहते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी को जो सपोर्ट करती है चीज़, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, लेग कहते हैं। इस तरह से टेबल को कोई चीज़ जो है सपोर्ट जो करेगी तो हम जो है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लेग कहते हैं, ठीक है। द हार्ट ऑफ द सिटी, जिस तरह से इंसान का दिल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इसी तरह से सिटी के अंदर अगर कोई इम्पॉर्टेंट एरिया है, कोई सेंट्रल एरिया है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हार्ट करके रेफर करते हैं। जिस तरह से हार्ट आदमी की बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सेंट्रल है, इस तरह से एक सिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया है जो सेंट्रल है। मतलब कि जिस तरह हार्ट का करैक्टर है, या हार्ट के अंदर जितना इंपॉर्टेंस है, इसी तरह हम इसको कंपेयर कर रहे हैं सिटी के किसी सेंट्रल एरिया के साथ। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मेटाफोर, ठीक है। द हार्ट ऑफ द सिटी, द हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ अवर बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सो दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। इसीलिए जो ये वर्ड है इसको हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी सिटी के सेंट्रल एरिया को डिफाइन करने के लिए। अब नीचे हमें कह रहा है इन पेयर्स फाइंड मेटाफोर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। कह रहा है कि मेटाफोर्स जो है स्टोरी में से आप फाइंड आउट करिए और नीचे जो दिया गया टेबल है आप उसको कंप्लीट करिए। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड। कहने की कोशिश करिए कि कौन सी क्वालिटीज जो है कंपेयर की जा रही है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए कर दिया गया है। ये जो पूरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसका जस्ट सिंपल सा मतलब है कि मेटाफोर वर्ड जो होता है जनरली आप पोइट्री में देखेंगे एंड आपका जो एग्जाम्स होता है फाइनल एग्जाम, उसके अंदर भी आपको जो है इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेटाफोर का जो आइडिया है यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेटाफोर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है, लिटरेरी टेक्निक है, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिस तरह से कोई हार्ट बॉडी के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है, इस तरह किसी सिटी का जो सेंट्रल एरिया होता है जिसमें बहुत से काम होते हैं, बहुत से बिजनेसेस होते हैं, ठीक है ना।
हम उसको जो है हार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरह से जो हमारी टांग जो है हमें सपोर्ट करती है, तो हम इस तरह से टेबल के नीचे जो लगे होते हैं डंडे वगैरह, तो हम उनको भी लेग करके रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी टांग को, उसके ह्यूमन की टांग को हम कंपेयर करते हैं टेबल की टांग से। इस तरह से सीटी के इंपॉर्टेंट एरिया को हम अपने हार्ट से कंपेयर करते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है जनरली पोइट्री में हमें देखने को मिलती है या दूसरी लिटरेचर में हमें देखने को मिलती है, इसको हम मेटाफर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, दो चीज़ों को, दो आइडियाज़ को कंपेयर करता है, ठीक है ना, जिसमें एक की क्वालिटी या एक चीज़ की क्वालिटी या एक चीज़ के फीचर जो हैं हम दूसरे में दिखाने की कोशिश करते हैं। सो पूरा आइडिया सिर्फ ये है, बाकी सब दास्तान है। मैं इसको लाइन बाय लाइन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच यू शुड बी नोइंग, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। मैं ऐसे भी मेटाफॉर आपको बोल के निकल सकता हूँ या कोई नेगेटिव्स ऐसे बोल के निकल सकता हूँ, बट वो है कि आप ज़िंदगी में इसको कभी नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट टेक्निक इज़ दिस। हालांकि ये यूजलेस लगता होगा कि नहीं, ये तो पूरी एग्जांपल्स थी, हमें पढ़ने का क्या लॉजिक बना, बट इट्स इंपॉर्टेंट। लेटर ऑन आप लाइफ में आपको पता चलेगा कि वो चीज़ जो फजूल वहाँ पे लिखी हमें लग रही थी तब, दैट वाज मच इंपॉर्टेंट। ओके, आते हैं नीचे एंड जहाँ पे हमें जो टेबल है इसकी फिलिंग करनी है। ऑब्जेक्ट है जिस तरह से बादल हैं, क्लाउड है। मेटाफर क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। देखिए माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़, ठीक है। हमने पहाड़ों जैसा करेक्टर किसको दिया है, ठीक है ना, बादलों को दिया है। जब बादल ऐसे होते हैं तो हमने कहा कि बड़े बड़े पहाड़ हैं बादलों के, ठीक है। देन क्वालिटी और फीचर हमने कौन सी कंपेयर की, ह्यूजनेस, बड़ापन जो है, पहाड़ों का बड़ापन जो है हमने कंपेयर किया बादलों के लिए। इसी तरह से दूसरा इसने जहाँ पे मेंशन कर रखा है रेन ड्रॉप्स का। रेन ड्रॉप्स आप देखेंगे हम चूंकि जो है कर रहे हैं किसके लिए, जो ऊपर स्टोरी का इसने कहा, जो स्टोरी में है, स्टोरी में जो मेटाफर्स यूज किए हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करें। रेन ड्रॉप्स हैं, जिस तरह से रेन ड्रॉप्स, और फार्मर ने कहा कि कॉइन्स गिर रहे हैं, नए कॉइन्स गिर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया, ठीक है ना, जहाँ पे कौन सी क्वालिटी या फीचर जो है तब लेंचो ने इस्तेमाल किया था, कंपेयर किया था। इसमें हम लिखेंगे द मनी दैट द गुड क्रॉप्स विल ब्रिंग विन सोल्ड, ब्रिंग विन सोल्ड, ठीक है ना। जब अच्छी फसल होगी, ठीक है, तो जब उसको बेचेंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है ना। इसलिए रेन ड्रॉप्स को जो है वो कॉइन्स के साथ इसने कंपेयर किया है, मेटाफर का यूज किया। देन हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स क्या होते हैं, ओले, ठीक है ना, आइस के ऐसे ऐसे स्फीयर्स जो बरसते हैं। तो इसको कैसे उसने लिखा है, फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स क्या होता है, पर्ल्स होते हैं मोती। तो इसमें इसने जो हेलस्टोन्स हैं, जो ओले हैं, इसको किसके साथ कंपेयर किया, पर्ल्स। पर्ल्स कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है ना, सख्त होते हैं और ब्राइट होते हैं। वही चीज़ हम लिखेंगे, रिजम्बल्स द कलर, हार्डनेस एंड ब्राइटनेस ऑफ पर्ल। क्लियर। देन नीचे इसने किया है लोकस्ट्स। लोकस्ट्स जो है इसने क्या वर्ड यूज किया था, क्या फ्रेज यूज किया था, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। तो यहाँ पे प्लेग जो है एक बीमारी होती है और लोकस्ट्स क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं एंड बड़ी मात्रा में जब किसी क्रॉप के ऊपर ये बैठते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जनरली इससे डैमेज होता है, इस लोकस्ट की अटैक से। एंड प्लेग एक किस्म की डिजीज होती है, बीमारी होती है। एंड प्लेग जब फैलती है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। तो जहाँ पे इसने कौन सी जो है चीज़ कंपेयर की है, इसने जहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है इसको कंपेयर किया है, द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय प्लेग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। देन नीचे क्या लिखा है, सिर्फ इसने आइडिया लिखा है, पीछे हमें ब्लैंक इसने दे रखा है। अगेन इसने दे रखा है तो अगेन ये लोकस्ट्स के साथ मैच करता है, तो लोकस्ट्स का हम इसमें लिखेंगे ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ठीक है। अगेन ये भी एक एपिडेमिक है प्लेग, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शंस होती हैं। देन नीचे इसने दे रखा है लास्ट वन, इसमें हिंट हमें जो है इसने मेटाफर दे रखा है, हमें जो है जहाँ जहाँ पे फिलिंग करनी है ऑब्जेक्ट में, और फीचर क्वालिटी क्या है उसमें। जिस तरह से एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन क्या होता है, एक आदमी का घोड़ा। तो यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ हुआ है, लेंचो के लिए। एंड लेंचो एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो यहाँ पे क्या क्वालिटी फीचर कंपेयर किया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग नेचर रिजम्बल्स द वर्किंग ऑफ एन ऑक्स इन द फील्ड्स। ओके, देन नीचे आते हैं, नीचे आपका स्पीकिंग दे रखा है, हैव यू एवर बीन इन ग्रेट डिफिकल्टी, कभी ज़िंदगी में आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम में आए हैं,
एंड फेल्ट दैट ओनली ए मिरेकल कुड हेल्प यू। ऐसी सिचुएशन में, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आ गए जहाँ से आपको बचने का कोई तरीका बाहर नहीं निकल रहा, तो फाइनली जब है आप महसूस करते हैं कि सिर्फ आप कोई अगर अजूबा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, तो उसी की वजह से जो है आपको अब वही बचा सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए एंड आपको बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, एंड फाइनली आपकी यही उम्मीद होती है कि आप कोई अगर अजूबा हो जाए तो वही आपको बचा सकता है। हाउ वाज योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड? देन हमें पूछता है कि आपकी वो परेशानी जो थी कैसे वो सॉल्व हो गई। स्पीक अबाउट दिस इन क्लास विद योर टीचर। क्लास के अंदर जो है आप इस पे बात करिए, क्योंकि ये बात जो है स्पीकिंग की है, आपको बात करने की, आप अपनी लाइफ की कोई स्टोरी सुनाएंगे, लाइक कि आप एक बार स्कूल नहीं गए, लाइक ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है, एंड आप डर चुके थे, आपने होमवर्क नहीं किया था एंड आपको डांट पड़ने वाली थी, तो आप उससे कैसे बचे, या कोई और XYZ जो आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आप जहाँ पे स्टोरी जो है दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट टू बी रिटन अबाउट, ठीक है। अब लिसनिंग की बात करते हैं, नीचे आगे हम, एंड लिसनिंग सेक्शन में जो है आपका है लिसन टू द लेटर गिवन अंडर इन दिस लेसन, ठीक है। लिसन टू द लेटर, जो लेटर है आप उस लेटर को रीड करिए, कहाँ दी गई है, इस लेसन के नीचे दी गई लेटर है, आप उसको रीड करिए। रीड आउट बाय योर टीचर ऑन द ऑडियो टेप, ठीक है ना। ये जा आपके लिए जो है या टीचर पढ़े या आप ऑडियो टेप पे सुनो। जैसे ही आप सुनते हो, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, आप नीचे जो है टेबल में इसको लिखिए, जो ब्लैंक्स दे रखी हैं आप इनको फिल करिए। क्या है जहाँ पे, द राइटर अपोलोजाइजेस सेज सॉरीज बिकॉज, राइटर जो है माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है, क्यों। एंड यहाँ पे जो है ये जिस लेटर की बात करता है, हम नीचे लेसन के अंदर जाएंगे। इन दिस लेसन ये है, तो इसमें स्टोरी लेटर दे रखी है, कहाँ पे है, ये है लेटर, इस लेटर की बात कर रहा है। ये लेटर आपके लिए टीचर पढ़ेगा, जब आप जो है टेप वगैरह पे इसको सुनेंगे, एंड जो है इसके साथ साथ जो ऊपर ब्लैंक्स दे रखी हैं तो आप उसमें जवाब भरेंगे। जिस तरह से क्या लेटर है आपकी, भट्ट हाउस सर्किट दिस इस एड्रेस पे लिखी गई लेटर है, एंड इस टाइम पे लिखी हुई है, आरती को लेटर लिखी गई है, ठीक है, आरती को लिखी है, जया ने लेटर लिखी है आरती को। क्या लिख रहा है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आई हैवंट रिटन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे समय से तो मैं लिख नहीं पाया, आई थिंक आई लास्ट सेंट यू ए बर्थडे कार्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2005, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर 2005 के सितंबर में मैंने तुम्हें जो है एक बर्थडे कार्ड भेजा था, उसके बाद में कुछ लिख नहीं पाया। वी हैव जस्ट मूव्ड हाउस, सी आवर न्यू एड्रेस अबो, हम जो है एक नए घर में मूव कर चुके हैं। दिस इज़ आवर न्यू होम, ये हमारा नया घर है। सारा हैज़ जस्ट अबाउट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, सारा ने जो है अभी जो है स्कूल जाना शुरू किया है। वी हैव एडमिटेड हर टू लिटिल फीट, हमने उसको जो है लिटिल फीट स्कूल के अंदर जो है एडमिट करवाया है, एज दिस इज़ वेरी क्लोज टू अवर न्यू होम, क्योंकि ये वाला स्कूल हमारे घर के बहुत करीब है। आई एम सिटिंग हेयर बाय द विंडो सिल राइटिंग टू यू, मैं अपनी खिड़की के पास बैठ के तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ। देयर इज़ ए स्लाइड रिजल आउटसाइड एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ द गुड टाइम्स, यहाँ पे बाहर जो है हल्की हल्की जो है ड्रिजल गिर रही है, मतलब कि हल्की हल्की बारिश और उसमें थोड़ा फ्रोजन मिस्ट वगैरह गिर रही है। वी हैड टुगेदर एट एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ गुड टाइम्स वी हैड टुगेदर एट बेंगलोर लास्ट ईयर, और मुझे याद आ रहे हैं वो लम्हे जब हम लास्ट टाइम इकट्ठे बेंगलोर में थे। डू राइट बैक लाओ, मुझे वापस लिखिए। तो जाया, ये लेटर इसने लिखी है, इसी पे बेस्ड ऊपर क्वेश्चंस के, एंड हमें पूछ रहा है आप इनके आंसर करिए, ठीक है। द लेटर अपोलोजाइजेस सेज सॉरी बिकॉज, जो राइटर जो है ये सॉरी मांगता है, क्यों मांगता है सॉरी, बिकॉज शी हैजंट रिटन टू हर फ्रेंड आरती फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों सॉरी मांगती है जया, क्योंकि जो है उसने एक लंबे समय तक जो है आरती को लिखा नहीं था, ठीक है। सितंबर 2005 में लास्ट टाइम उसने उसको कार्ड भेजा था, एंड उसके बाद काफ़ी लंबे समय से लिखा नहीं था, इसलिए वो सॉरी मांगती है। द राइटर हैज सेंट दिस टू द रीडर, राइटर ने ये वाली जो चिट्ठी है लिखी है रीडर को, कब, आफ्टर सेंडिंग बर्थडे कार्ड इन सितंबर 2005, उसके बाद जिसने अब ये लेटर लिखी है। द राइटर सेंट इट इन द मंथ ऑफ, राइटर ने किस मंथ में ये लिखी है, ये लिखी है राइटर ने, जहाँ पे लिखा हुआ है
जनवरी में, जनवरी 2006 में, जनवरी 2006। द रीज़न फॉर नॉट राइटिंग अर्लियर, पहले राइटर क्यों नहीं लिख पाया था? राइटर लिखता है कि उसने शिफ्ट किया था, ठीक है। द राइटर शिफ्टेड टू, कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था राइटर ने? कानपुर में, ठीक है। कानपुर यूपी के अंदर शिफ्ट हो गए थे, कानपुर। सारा गोज टू, सारा जो है कहाँ जाती है? लिटिल फीट स्कूल में जाती है, ठीक है। स्कूल नेम्ड लिटिल फीट, ओके। देन हु इज राइटिंग टू होम, कौन किसको लिख रहा है? जाया इज राइटिंग टू आरती, जाया आरती को लिख रही है। वेयर एंड व्हेन वेयर दे लास्ट टुगेदर, लास्ट टाइम वो कहाँ पे थे? वो बेंगलोर में थे। दे वेयर टुगेदर एट बेंगलोर लास्ट ईयर, ओके। देन नीचे आते हैं राइटिंग सेक्शन में, एंड देयर इज वन थिंग जो ठीक है, वी डिड मिस्टेक, एंड इट इज़ दिस एड्रेस। ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस है जिसने लेटर लिखी है, किसने लिखी है? जाया ने लिखी है। एंड जनरली हम लेटर जब लिखते हैं क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं जो लेटर लिख रहा है, फिर उसके नीचे यहाँ पे इस गैप में नीचे हम लिखते हैं किसको लिखी गई है। जहाँ पे आरती का होता है एड्रेस, बट आरती का नहीं है, तो ठीक है। दिस वाज कंफ्यूज अर्लियर, मैंने बोला था कि ये आरती का एड्रेस है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। राइटिंग पे आते हैं। लेंचो सफर्ड फर्स्ट ड्यू टू ड्रॉट एंड देन बाई फ्लड्स। लेंचो जो है पहले जो है खुशक साली की वजह से उसने सफ़र किया, दिन बाद में जो है फ्लड आ गया, बारिशें बहुत ज़्यादा होगी। आवर कंट्री इज़ आल्सो फेसिंग सच सिचुएशंस, हमारी कंट्री जो है ये वाली सिचुएशन पिछले कई सालों से फेस कर रही है। पिछले सालों से कुछ फेस कर रही है यही वाली प्रॉब्लम, जहाँ पे खुशक साली हमें देखने को मिलती है, फिर फ्लड्स देखने को मिलते हैं। देयर इज़ फ्लड एंड देयर इज़ ड्रॉट, जहाँ पे जो है फ्लड्स भी होते हैं और दिन खुशक साली भी होती है। देयर इज़ ए नीड टू सेव वाटर थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पे ज़रूरत है हमें पानी को सेव करने की, वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक होती है इससे। डिज़ाइन ए पोस्टर फॉर योर एरिया एंड हाउ टू सेव वाटर ज्यूरिंग समर, एक पोस्टर डिज़ाइन करिए अपने एरिया के लिए जिसमें आप दिखाइए कि किस तरह से जो समर की सीज़न होता है उसमें हम पानी को सेव कर सकते हैं। एंड व्हेन इट इज़ अवेलेबल इन एक्सेस, और जब पानी जो है समर में ज़्यादा होता है हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअल में वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होती है? वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि पानी को, जब हमारे पास पानी बारिशों का सीज़न होता है उस वक्त हम पानी को जमा करके रखते हैं। कैसे हो सकता है? सपोज करते हैं ये हमारा जो मकान है एंड इसकी छत है, ठीक है, एंड इसकी छत से जो है पानी नीचे जो है बारिश गिर रही है, एंड हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमने ऐसे एक पाइप लगाया एंड इस पाइप से जो है हम जो है पानी जो है इससे कलेक्ट कर रहे हैं, एंड नीचे हमने एक टैंक बना रखा है एंड इस पाइप को इस टैंक में डाला है, तो जितनी भी बारिश आ रही है इस हमारे टैंक में पानी जमा हो रहा है। अब जब बारिशें नहीं होंगी तो हम इस टैंक में से अपने खेत में भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए या दूसरे घर का कामों के लिए लगा सकते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। जो वाटर हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक है, ठीक है ना। जिस तरह से फसल की हार्वेस्टिंग होती है ना, जब फसल पक जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, हम उसको काट के जो है जमा करके स्टोर करते हैं कहीं पे, ठीक है ना। इस तरह से पानी जब बरस रहा है तो हम कहीं पे इसको जमा करते हैं। ये तो है वाटर हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक। इस तरह से हम एक्यूफर रिचार्जिंग करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। तो जस्ट ये एक आइडिया है, ठीक है। चलिए आते हैं नीचे, इसी पे आपको एक पोस्टर बनाना है। नीचे आते हैं इस लेसन के बारे में जो है। इन दिस लेसन व्हाट वी हैव डन, इस लेसन में हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द स्टोरी दैट आर गोइंग टू रीड, इंट्रोड्यूस्ड स्टूडेंट्स टू द स्टोरी दैट दे आर गोइंग टू रीड। पहले हमने जो ऊपर स्टोरी थी इसमें क्या किया वही हमें बता रहा है कि स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया स्टोरी के साथ, जो स्टोरी अभी आगे वो पढ़ने वाले थे। फिर रिलेटेड ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी अबाउट द नेचर ऑफ बिलीफ, एक जो है कुदरत पे कैसा यकीन होता है तो उसके बारे में जो है थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी के अंदर कुछ एलिमेंट्स देखने को मिले। हेल्प स्टूडेंट्स थ्रू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, देन जो है एक्टिविटी भी जहाँ पे चैप्टर के अंदर ऊपर मेंशन दे रखी थी, जिसकी वजह से जो है टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट हैपन्स इन द स्टोरी, कि जो चीज़ें स्टोरी के अंदर होंगी वो बच्चों को समझ आए। हाउ टू सेंड मनी यूजिंग ए मनी आर्डर, कि किस तरह से मनी आर्डर से जो है पैसे भेजे जाते हैं, ये एक्टिविटी ऊपर इसने हमें दिखाई थी। गाइडेड देम थ्रू द रीडिंग एक्टिविटी बाई प्रोवाइडिंग पीरियाडिक कॉम्प्रिहेंशन चेक्स एज दे रीड एंड चेक्ड फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। देन जो है रीडिंग एक्टिविटी के बाद जो है कोई क्वेश्चंस भी डाले थे जिससे कि जो चीज़ें इसने की है मनी आर्डर के बारे में इनको चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। प्रोवाइडेड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स ग्राफ्स ऑफ स्पेसिफिक वोकैबुलरी फाउंड इन द स्टोरी एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड देम टू रिलेटेड वोकैबुलरी। स्टोरी जो ऊपर है इसके अंदर जो है हम
इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हमें देखने को मिली और साथ में वोकेबलरी भी जो होती थी, डिफिकल्ट वर्ड्स के मायने भी हमें ऊपर स्टोरी में देखने को मिले। एक्सप्लेन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ग्रामर एंड दिस ग्रामर इसमें था। फिर ठीक है, मेटाफोर्स क्या होते हैं उनके बारे में जहाँ पे चैप्टर ने बात की है। ठीक है, देन ऑथेंटिक स्पीकिंग के बारे में एक्सरसाइज जहाँ पे देखने को मिली, एंड लिसनिंग के बारे में एक्सरसाइज देखने को मिली। और नीचे जो है लिसनिंग के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, ये लेटर तो ये इस चैप्टर के अंदर दे रखा है। ठीक है, एंड ये हमें बता रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया। एंड इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं, आगे पोएम है, उस पोएम में देन उसके क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय।